हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं न्यू सिलेबस। और ये हमारी चल रही है फर्स्ट बुक फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें यूनिट थर्ड इसमें हम पढ़ रहे हैं। और यूनिट थर्ड में हमने लास्ट टर्न पे टॉपिक कंप्लीट किया था एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस और वॉन डेर वाल्स रेडियस। चारों टाइप की जो रेडियस होती हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं इसमें। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक यूनिट 3 से रिलेटेड। तो देखिए आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इसमें बात करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले। जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी और पोटेंशियल। अब यहाँ पे ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी कह लीजिए, एनर्जी या पोटेंशियल होता क्या है। अब हम इसमें बात कर रहे हैं कुछ एटम्स की। एटम्स की बात करते हैं तो न्यूक्लियस आता है और हमारे आउटरमोस्ट शेल में क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी होती है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की हमें जरूरत पड़ती है वो हमारी कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर एंथैल्पी। देखिए हमारा क्या है, ये न्यूक्लियस है किसी एटम का और इसके वैलेंस शेल या आउटरमोस्ट शेल में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। मान लीजिए इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे पता करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की हमें जरूरत पड़ेगी, या हिंदी में सुनिए कैसे कहेंगे कि किसी भी अणु के बाह्य कोश में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्या इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो हमारी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? अब देखिए इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो हमेशा क्या करती है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, ऊर्जा को अवशोषित करती है। और ऊर्जा को अवशोषित करेगी तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। मान लीजिए इसमें क्या मानेंगे, इसमें सुनिए एक बार। देखिए इसमें ये पेन है, मान लिया हमने, क्या है? ये पेन है। और ये इसमें क्या है? एक तरीके से हमने एटम मान लिया। क्या मान लिया? एटम। इस एटम का कोई न्यूक्लियस भी होगा। क्या होगा? इस एटम का कोई न्यूक्लियस भी होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये मान लिया हमने, इसके बाहर ये क्या है? आउटरमोस्ट शेल है। इसके जो ये 2 एजेस हैं ये क्या है? ये आउटरमोस्ट शेल मान लिया और इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन्स हम ऐसे ही निकालेंगे तो ये रिमूव नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन अपने आप तो रिमूव नहीं होंगे जब तक उन पर कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पर बाहर से फोर्स लगाने की जगह हमें क्या करना है? एनर्जी देनी है। क्या करनी है? एनर्जी देनी है। हम इस एटम को क्या करेंगे? एनर्जी देंगे। एनर्जी देने के बाद क्या करेगा? ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इससे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इजीली क्या होगा? इजीली रिमूव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इजीली रिमूव हो जाएगा। एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर है इतना? तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हमेशा एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। या कैसा है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक क्या होता है बेटा? एंडोथर्मिक होता है ऊष्मा शोषी, जो ऊष्मा को अवशोषित करता है। क्या करता है? अवशोषित करता है। तो इतना समझ आ गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कैसे निकालेंगे, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, कुछ एप्लीकेशंस हैं वो क्या है, ये सारा हम डिस्कस करने वाले हैं आज इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। लिखिए इसमें
द एनर्जी, इसमें लिखेंगे द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड, हिंदी में भी आपको एक बार एक्सप्लेन करेंगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव loosely bounded electron, the energy required to remove the most loosely bounded electron, the most loosely bounded electron, from an isolated gaseous atom, from an isolated gaseous atom, in its ground stage, is called ionization enthalpy, is called ionization enthalpy, या आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी। इतना समझ आ गया। अब इसमें आगे देखिए, आगे क्या आता है इसमें, द पोटेंशियल कॉरेस्पॉन्डिंग, आगे आएगा इसमें द पोटेंशियल कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी, the potential corresponding to this energy, the potential corresponding to this energy is rightly termed as, potential ionization potential। इतना समझ आ गया इसमें। अब देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी, आगे इसमें लिखेंगे द आयनाइजेशन एंथैल्पी is always energy absorbing or endothermic process, energy absorbing और endothermic process। अब देखिए हिंदी में कैसे, हिंदी में आपको एक बार बता देते हैं। जो एनर्जी, जो ऊर्जा की जरूरत होगी क्या करने के लिए, निकालने के लिए, द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। बेटा इसमें कैसा एटम लेना है, गैसियस एटम लेना है, यानी कि कैसा लेना है, गैस वाष्प अवस्था वाला। अब इसमें देखिए गैसियस एटम में से किसी आइसोलेटेड का मतलब बेटा होता है अलग, कैसा हो, अलग अलग, जिसके एटम्स क्या हो, एक दूसरे से अलग अलग हो। फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, किसी गैसियस एटम में से सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन मतलब जो सबसे कम एनर्जी के साथ, जो सबसे कम फोर्स के साथ न्यूक्लियस से बंधा हो, इसको रिमूव करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो हमारी क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी। द पोटेंशियल कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी इज राइटली टर्म्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एंथैल्पी एनर्जी का समझ आ गया। पोटेंशियल की बात करते हैं कि जो क्षमता
क्या क्षमता कि हमें इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारी एनर्जी है ना, जिस क्षमता से हम ऊर्जा लगाते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज एनर्जी एब्जॉर्बिंग। जो हमारा ये प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के। इलेक्ट्रॉन कब रिमूव होता है, जब एनर्जी लगाते हैं हम, उसमें क्या लगाते हैं, ऊर्जा लगाते हैं। ये हमेशा क्या करता है, ऊर्जा को अवशोषित करता है, क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। या कैसा है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यह कैसा है, एंडोथर्मिक होता है बेटा, एंडोथर्मिक होता है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा को अवशोषित करने वाला। क्लियर है इतना, नोट कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप। देखिए अब इसमें आगे क्या है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, जैसे आपने जब पढ़ा था इसमें स्लेटर रूल, तो स्लेटर रूल में हमने क्या देखा था, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ये ऑर्डर देखा था। इस तरीके से हमारी क्या थी, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आ रहा था ये। अब ये ऑर्डर कैसे आया है, या हम कैसे बोले इसको कि आयनाइजेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं कि किसकी हमारी कम है और किसकी आयनाइजेशन एनर्जी हमारी ज्यादा है, ये किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो देखिए इसमें अब या आयनाइजेशन एनर्जी का मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा मतलब बता देती हूँ कि आपको ये बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। आयनाइजेशन का मतलब बताइए, आयनाइजेशन में हमारा क्या आ रहा है, आयंस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें आयंस बनेंगे। क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे। और आयंस बनाने के लिए जितनी एनर्जी की हमें जरूरत पड़ती है वो हमारी क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी। अब आप एक चीज बताइए कि जब हमारे एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो क्या बनाते हैं, वो आयंस ही तो बनाते हैं, केटायन बनाते हैं या एनायन बनाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो क्या बनाएगा वो, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो कैसा बनेगा, उस पे पॉजिटिव आयन यानी कि केटायन बनाएगा। अब इसमें देखिए हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फॉर मेकिंग मल्टीवैलेंट आयन वन हैज टू रिमूव नॉट ओनली वन बट 2, 3 और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम। इसमें क्या कहा गया है कि मल्टीवैलेंट आयन बनाने के लिए, मल्टीवैलेंट आयन का मतलब यहाँ से है कि एक चार्ज, एक एटम पर कोई भी हमने क्या लिया, एटम लिया, उस पर एक से ज्यादा चार्ज बनाने के लिए, मल्टीवैलेंट आयन, एक से ज्यादा वैलेंसी रिप्रेजेंट करवाने के लिए उससे एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं, उससे 1, 2 या 2 से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, रिमूव किए जाते हैं। और ये हमारी क्या कहलाती है, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, जब 3rd इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो हमारी क्या कहलाती है, 3rd आयनाइजेशन एंथैल्पी। बट इसमें क्या होता है, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे हम एटम में से, किस में से रिमूव करेंगे, एटम में से। फिर हमारा सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव हम पहले वाले एटम में से नहीं करेंगे, हम जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद, एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद केटायन बना है उसमें से रिमूव करेंगे हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। देखिए कैसे रिमूव करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी रेफर्स टू रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी रेफर्स टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, रेफर्स टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। वो कैसे रिमूव होगा, देखिए अब इसमें हमें क्या लेना है, एटम लेना है। कैसे एटम लेंगे, गैसियस एटम, हमने यहाँ पर x क्या मान लिया, एटम मान लिया। अब इसमें से क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे एनर्जी, क्या लगाएंगे, एनर्जी, आयनाइजेशन
एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। अब इस एटम में से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आ रहा है इलेक्ट्रॉन रिमूवल वाली, ये सारी चीजें मैं आपको कल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्यों आता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद नेगेटिव क्यों आता है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या हो जाएगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसमें से जो सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, इसमें से रिमूव नहीं होगा वो इलेक्ट्रॉन, वो हमारा रिमूव होगा इस वाले में से, इसमें से जो हमारा पॉजिटिव आयन बना है इसमें से रिमूव होगा वो इलेक्ट्रॉन। देखिए अब इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, IE लिख रही हूं मैं शॉर्ट में, आयनाइजेशन एनर्जी रेफर्स टू रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यूनिपॉजिटिव आयन, जो हमारा क्या है, नया नया पॉजिटिव आयन बना है, फ्रॉम एन यूनिपॉजिटिव आयन। और यहां से ये इलेक्ट्रॉन किस में से रिमूव हो रहा था, फ्रॉम एन एटम या पेरेंट एटम, फ्रॉम एन एटम। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, हमारा ये क्या हो गया, ये वाला एटम हो गया, यूनिपॉजिटिव आयन हो गया, आयन ही तो बना रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या आ जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें क्या लगाएंगे, थोड़ी सी एनर्जी लगाएंगे और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो गई, ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसमें से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। कैसे निकालोगे आप थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, अब ये निकलेगी हमारे बाय पॉजिटिव आयन से, किस में से निकलेगी, हमारे बाय पॉजिटिव आयन से, रेफर्स टू रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इस पे दो पॉजिटिव चार्ज है तो कैसा आएगा ये, बाय पॉजिटिव आयन। देखिए कैसे आ जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन किस तरह से रिमूव होने वाले हैं, इसमें आ जाएगा पॉजिटिव, ये वाला क्या लिया हमने, आयन लिया, आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि एनर्जी लगाएंगे, आयन बनाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दिया, एक और क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहां से रिमूव हो गया, तो ये क्या आ गई हमारी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें एक चीज नोट कर लीजिए, बिल्कुल गांठ मार लीजिए, उसमें क्या है वो चीज कि हमारी फर्स्ट आईपी की वैल्यू, IE की वैल्यू हमेशा कम होगी, किससे, हमारी सेकेंड और थर्ड आईपी की वैल्यू से। क्या होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ऑलवेज छोटी आएगी, हमेशा छोटी आएगी, किसके कंपैरिजन में, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी। तो ऑर्डर क्या बनेगा, यहां से पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इसको पहले। देखिए अब इसमें ऑर्डर क्या बनेगा, यहां से ऑर्डर बनाते थे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा छोटी होगी किससे, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, और सेकेंड छोटी होगी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इस तरह से कहां तक चलते चले जाएंगे, कहां तक चलते चले जाएंगे, जितने हमें इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, क्या करने हैं, जितने हमें इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, n तक पहुंचा देते हैं। कहां तक पहुंचा देते हैं, n तक। क्लियर है। अब इसमें करेंगे हम फैक्टर्स, क्या करेंगे, फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी को। नोट कीजिए इसको। देखिए अब इसमें फैक्टर्स में फर्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं कि एटम का साइज किस तरह से अफेक्ट करने वाला है हमारे IE आयनाइजेशन एंथैल्पी को। अब देखिए आप एक छोटी सी चीज बताइए, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे हमारे एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। क्या हमारा अट्रैक्शन फोर्स, अगर हमारे बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन्स, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ कम फोर्स से जुड़े होंगे तो उन्हें निकालना आसान होगा। क्या होगा,
उन्हें निकालना आसान होगा। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई भी एटम है। अब इसमें क्या है, ये न्यूक्लियस मान लिया, ये क्या मान लिया हमने, न्यूक्लियस, और ये हमने क्या मान लिए, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच में आकर्षण बल कम है, कम फोर्स से बंधे हैं, तो हमारी थोड़ी सी एनर्जी लगते ही इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे। हो गए ना रिमूव। अब इसमें क्या हुआ, अब क्या मान लिया हमने, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ स्ट्रांगली अटैच्ड है। क्या है, एटम का साइज छोटा है, स्ट्रांगली अटैच्ड है हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। देखिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो यहां से क्या समझ में आता है कि जितना बड़ा एटम का साइज होगा, जितना बड़ा एटम का साइज होगा, उतना बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन्स और नाभिक के बीच का आकर्षण बल, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। जब अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव हो जाएंगे, कम एनर्जी लगाकर भी। तो यहां से क्या होगा, साइज ऑफ एटम किस तरह से इंफ्लुएंस करेगा हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी को, इनवर्सली डिपेंड करेगी एटम के साइज पर। साइज ऑफ एटम क्यों करेगी, बिकॉज रीजन बता देते हैं, वैसे रीजन आपको पता है, बिकॉज एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, तो क्या होगा उसमें, तब उसमें द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन किसके बीच, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटरमोस्ट शेल एंड न्यूक्लियस डिक्रीजेस, क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। तब इसमें क्या होगा, देन इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड easily, so the ionization energy will decrease, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि उसमें एटम का साइज क्या हो रहा है, बढ़ेगा। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होता चला जाएगा। किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। देन इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड इजीली, सो द आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब इसमें ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस तरह से डिपेंड करेगी, आयनाइजेशन एनर्जी पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आयनाइजेशन एनर्जी के। ऐसा क्यों आप बताएंगे, ऐसा क्यों है। चलिए मैं ही बता देती हूँ इसमें आपको। बेटा ENC होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, की न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होता है। और इफेक्टिव क्यों आया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको बताया गया है, इसमें समझाया गया, पूरा टॉपिक कराया गया है इसके ऊपर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। तो देखिए इसमें आयनाइजेशन एनर्जी, बेटा जैसे जैसे हमारा ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, वैसे वैसे हमारे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा फोर्स से बंधने लगेंगे न्यूक्लियस के साथ में। किसके साथ में, न्यूक्लियस के साथ में। जितना ज्यादा न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना होगा न्यूक्लियस पर, मान लीजिए ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और आउटर मोस्ट शेल में कितने हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला हमारा किसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको। अब क्या हो रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं न्यूक्लियस की तरफ। एक चार्ज बच ही जाता है इसमें, क्या हो रहे हैं, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो एटम के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बाउंडेड है, और जितने ज्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। क्लियर है इतना लिखा देते हैं इसमें, अगर आपको लिखाने की जरूरत है तो देखिए मैं लिख देती हूँ इसमें।
देखिए अब इसमें ये क्या लिखा हुआ है, बिकॉज एज द ENC इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस, सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज बीन रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा हुआ है हिंदी में, जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस यानी कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन, नाभिक के साथ इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली जुड़े होंगे, ज्यादा मजबूती से जुड़े होंगे, तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। क्लियर है। थर्ड पॉइंट पर आइए, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी होती है बेटा स्थायिकता, कि कितना ज्यादा स्टेबल है, कितना ज्यादा स्थायी है हमारा। अब इसमें देखो, अगर हम ऑर्बिटल की बात करें, किसकी बात करें, ऑर्बिटल की बात करें, तो हमारा फुल फील्ड और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, यानी कि फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो हमारे एक्स्ट्रा स्टेबल माने जाते हैं। जब वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, जब वो बहुत ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब क्या है कि उनकी स्टेबिलिटी को तोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी कैसे टूटेगी, एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। समझ आ गया, समझ आ गया। तो यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी पर डायरेक्टली, कि जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें एक चीज और देखिए कि हमारा हाफ फील्ड और फुल फील्ड में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है। बेटा फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हमेशा एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है, किसकी कंपैरिजन में, हाफ फील्ड की कंपैरिजन में। क्लियर है, क्लियर है इतने पॉइंट। अब इसमें एक पॉइंट और देखिए, आगे इसमें एक पॉइंट और बताते हैं हम आपको। देखिए इसमें SPDF सबशेल की अगर मैं इसमें बात करूं, SPDF सबशेल की, तो इसमें से किसकी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी और किसकी कम होगी। तो बेटा S का साइज क्या होता है, छोटा होता है। S का साइज जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। ये इसमें फर्स्ट पॉइंट पे लिखा दिया गया है। तो S से बड़ा किसका साइज होता है, P का, फिर D का, फिर F का। तो अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इस ऑर्डर में क्या होगी, इस ऑर्डर में डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, S का साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होंगे, तो इस वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है। अब इसमें बात करते हैं ग्रुप की, यानी कि पीरियोडिक टेबल की। थर्ड क्या हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। जैसे जैसे हम ग्रुप में, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा ये इसमें, ग्रुप ट्रेंड, ग्रुप ट्रेंड। अब इसमें बेटा देखो, जैसे हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम की तरफ चलने पर, टॉप टू बॉटम की तरफ चलने पर हमारा क्या होगा, टॉप टू बॉटम की तरफ चलने पर हमारी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी बेटा, इसमें क्यों डिक्रीज होगी, देखिए टॉप टू बॉटम चलने पर हमारा क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। किसका, एटम्स का साइज इंक्रीज होगा। साइज जब इंक्रीज होगा, साइज जब इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे कम फोर्स के साथ जुड़े होंगे न्यूक्लियस के साथ में, कम फोर्स के साथ न्यूक्लियस में जुड़े होंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि एनर्जी की जरूरत कम पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। क्लियर है। ग्रुप ट्रेंड में आप कैसे लिखेंगे, ग्रुप ट्रेंड में कैसे लिखेंगे, इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इन पीरियोडिक टेबल then ionization energy decreases because in this series या इस ट्रेंड में चलने पर, in this trend the size of atom increases and the small amount of energy has been required to remove an electron. क्लियर है। अब इस ऐसे ही बात करें अगर पीरियोडिक टेबल में, कैसे लेफ्ट टू राइट चलने पर, किसकी बात करें, अगर हम पीरियड ट्रेंड की बात करें, पीरियड ट्रेंड में देखो क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लेफ्ट टू राइट चलने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों होगी बेटा इसमें इंक्रीज, देखो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स तो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स तो क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स तो इक्वल हो जाते हैं, बट उसमें हमारा क्या होता है, उसमें हमारा ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली अटैच्ड होंगे, और जब स्ट्रांगली अटैच्ड हैं तो लार्ज अमाउंट
रिक्वायर होगा एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। क्लियर है इतना? यहां से हमारे कंप्लीट होते हैं वे फैक्टर्स जो हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। काफी बड़ा टॉपिक है ये। अब इसमें रह जाती है बेटा एप्लीकेशंस करेंगे हम इसमें नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर क्लियर कर सकते हैं। क्लास से रिलेटेड या और भी किसी चीज से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करनी है, इसके लिए आपको physics_guru_india जाकर फॉलो कीजिए और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है और फिर वहां पर सर्च करना है physics_guru_india, ये आपको सर्च करना है। वहां से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं कल एप्लीकेशंस के साथ आयनाइजेशन एनर्जी की। थैंक यू सो मच।